डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की जनरल बीमारियां लेकर मरीज आपके पास पहुंचते हैं। मरीजों को अगर हम देखते हैं तो कई तरह की बीमारियां आज के टाइम में हैं। सबसे पहले जो मरीज हमारे पास आते हैं, सबसे ज़्यादा जिनसे प्रभावित हैं वो है या तो दांतों में कैविटीज़ होती हैं, या दांतों में पायरिया होता है, मसूड़ों में पायरिया होता है, या फिर उनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं। मेनली ये 3 समस्याएं हैं जिनसे ऑलमोस्ट 99% पॉपुलेशन इस समय प्रभावित है। इसके अलावा चूँकि जयपुर में शेखावटी बेल्ट में फ्लोराइड की समस्या है, तो पानी के फ्लोराइड की वजह से भी दांतों का पीलापन, लाल होना, ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स हैं जिनसे लोग प्रभावित होते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि पायरिया रोग के भी आपके पास मरीज पहुंचते हैं। पायरिया रोग सामान्यतः काफी देखा जाता है, क्या है पायरिया रोग और इसके कारण क्या है? पायरिया एक आम आदमी की समझने के लिए एक वर्ड है, कई इसको अगर हम कहते हैं तो ये मसूड़ों की बीमारी है। बिल्कुल, जिसमें सबसे पहले मसूड़े फूल जाते हैं, खाना भर जाता है उनके अंदर, तो धीरे धीरे स्मेल आने लगती है। मरीज कहता है मेरे मुंह से स्मेल आ रही है, या कहीं कुछ खाने से खून आने लगता है। अच्छा। और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, मिडिल एज के बाद में, तो उन्हें ये शिकायत होती है दांतों में गैप आ रहा है, दांत बाहर की तरफ निकल रहे हैं। ये पायरिया की एडवांस कंडीशंस हैं जिनकी वजह से मसूड़े जो दांत को पकड़ के रखते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। अच्छा। और फिर धीरे धीरे उनमें हवा भरती है तो पस भी आने लगता है, स्मेल भी बढ़ जाती है। अच्छा। और फिर दांत अल्टीमेटली निकल के गिर जाते हैं। तो इसका रीजंस क्या हो सकते हैं? बेसिक रीजंस की बात करें तो पायरिया रोग का रीजन ये एक मेजरली क्या हो सकता है? मुख्य रूप से ये मसूड़ों की बीमारी है, और मसूड़े इसलिए खराब होते हैं क्योंकि हम किसी वजह से ब्रश ठीक से नहीं कर पाते। अच्छा। कई लोगों की आदत होती है चिपचिपा खाना खाते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, तो वो खाना चिपका रह जाता है, बिल्कुल अंदर ही अंदर सड़ता रहता है और फिर पायरिया पैदा हो जाता है। अच्छा। मेनली दांत हम अगर नहीं साफ करते हैं तो ये पायरिया होता ही होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक सामान्य परेशानी जो देखी गई वो है दांतों में कीड़ा लगना, या उन्हें कैविटीज भी बोलते हैं। दांतों में कीड़ा लगना क्या है और उसका समाधान किस तरह किया जा सकता है? दांतों में खाना अगर चिपका रहता है तो धीरे धीरे वहाँ पे लार में हमारे कीटाणु होते हैं जो खाना गला देते हैं, और वो खाना जब गलता है तो साथ साथ दांत भी उसके साथ गल जाता है। और चूंकि ये कीटाणु जब बहुत सारे होते हैं, लाखों की संख्या में, तो काले काले स्पॉट्स जैसे दिखते हैं। बिल्कुल। गले हुए दांत और कीटाणुओं को मिलाकर के वो काला रंग बनता है, और उसी को हम कैविटी के रूप में देखते हैं, क्योंकि ऊपर की सतह खत्म हो जाती है और जैसे सड़क पे गड्ढे हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे दांतों में भी गड्ढे होते हैं, वो कैविटीज होती हैं। अच्छा, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, मतलब कैविटीज का? क्योंकि आजकल काफी ज्यादा टेक्नोलॉजीज आ गई हैं डेंटल फील्ड में भी, तो कैविटीज का अगर हम इलाज की बात करें तो पहले के वक्त में और आज के वक्त में कितना डिफरेंस पाते हैं आप कैविटीज के इलाज के लिए? पहले में और अब में काफ़ी अंतर आ गया है, क्योंकि पहले हमारे पास इलाज के लिए सामान कम था, इलाज के लिए इक्विपमेंट्स कम थे, मटेरियल कम थे। आज ऐसा नहीं है। आज कैविटीज़ होती हैं अगर किसी को, तो हम बहुत ही आराम से उनका इलाज कर सकते हैं, दांत के कलर की फिलिंग कर सकते हैं। अच्छा। छोटी कैविटीज़ का इलाज तो फिलिंग से हो जाता है, जिसमें दांत के कलर की फिलिंग होती है और उससे मरीज की समस्या ठीक हो जाती है। बिल्कुल। कुछ केसेस में कैविटीज़ बहुत बड़ी होती हैं जिनमें दर्द होने लगता है। अच्छा। उन्हें फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना होता है। जो कैविटी दांत की नस में पहुंच जाती है उसके लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है। लेकिन जहाँ तक रूट कैनाल की बात करते हैं, इसमें कितनी सिटिंग्स लगती हैं और इसका प्रोसेस क्या है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट अगर कन्वेंशनल तरीके से किया जाए तो इसमें सिटिंग्स लगती हैं, क्योंकि इसको करने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे आमतौर पे कोई भी डेंटिस्ट के पास जाता है तो दांत को सुन करके उसकी नस को हटा देते हैं। बिल्कुल। फिर सेकेंड अपॉइंटमेंट में उसे साफ करते हैं, थर्ड अपॉइंटमेंट में उसकी जड़ों तक फिलिंग होती है। अच्छा। इन 3 स्टेप्स में जाके आरसीटी या रूट कैनाल ट्रीटमेंट पूरा होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम नए तरीके से बात करें या अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स और अत्याधुनिक मशीनें काम में लेंगे तो इन 3 अपॉइंटमेंट्स को हम कट करके 2 में या 1 में भी कर सकते हैं, बशर्ते दांत का इन्फेक्शन कंट्रोल में। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि आप नई नई टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं अपने डेंटल ट्रीटमेंट के बारे में, तो हम चाहेंगे कि आपके स्टाफ हमें उस आपके इक्विपमेंट्स के बारे में तफसील से बताएं। ये माइक्रोस्कोप है जो जर्मनी से इम्पोर्टेड मशीन है। इससे हम जो हमें कैनाल्स लेके आई से जब हम ट्रीट करते हैं तो हमें बहुत ही छोटी और
प्रॉपर वे में नहीं दिखती है। हम माइक्रोस्कोप से उसको बड़े साइज में और अच्छे से देख सकते हैं। इसको हम कैविटी प्रिपरेशन, रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स, एपिसेक्टमी, सर्जरीज के यूज़ में लेते हैं। ये जर्मनी से इम्पोर्टेड मशीन है। ये इटालियन डेंटल चेयर है। इसमें पेशेंट काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है। और ये लेज़र मशीन है जो इसका नाम है आर्गन याग लेज़र्स। ये डेंटल लेज़र्स हैं। इसको ऑल टिश्यू लेज़र भी बोलते हैं क्योंकि हम इससे डेंटल ट्रीटमेंट के अलावा हम कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। डेंटल लेज़र्स में हम इन्फेक्शंस और कैविटी प्रिपरेशन, सर्जरीज, ये सारी ट्रीटमेंट हम परफॉर्म करते हैं। साथ में कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट लाइक अगर फेस पे वॉट्स हैं, मोल्स हैं, और ये सारे प्रोसीजर्स ब्लडलेस, पेनलेस होते हैं। हम इससे अभी स्नोरिंग का ट्रीटमेंट भी हमने शुरू किया है। स्नोरिंग का ट्रीटमेंट भी करते हैं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और ये हमारी एंडोमोटिव ड्वेल मशीन है जिसमें हम RCT के टाइम पे क्लीनिंग एंड शेपिंग में काम लेते हैं। और दिस इज़ द RVG मशीन जो डेंटल एक्सरेज में हेल्प करता है और इससे इमीडिएट हम एक्सरेज देख सकते हैं। दिस इज़ ऑप्शनल मशीन जो हम RCT रूट कैनाल ट्रीटमेंट के टाइम फिलिंग हम इससे करते हैं। ये भी जर्मनी से इम्पोर्टेड मशीन। अच्छा, अगर डॉक्टर साहब हम बात करें राजस्थान स्पेसिफिक एरिया की, तो यहाँ के पानी में फ्लोराइड पाया जाता है जिसकी वजह से शायद दांतों में पीलापन आ जाता है। तो उसका क्या कारण है और दांतों के पीलेपन को क्या रोका जा सकता है या इसका ट्रीटमेंट क्या है? फ्लोराइड अगर एक मात्रा से ज़्यादा पानी में हो तो दांतों पे इफेक्ट आने लगता है। बिल्कुल। किसी के दांतों पे सफ़ेद स्पॉट होते हैं, किसी के पीले या लाल भूरे भी हो जाते हैं। डिपेंड करता है फ्लोराइड कितना ज़्यादा है। अच्छा। स्टैंडर्ड जो रेशो है वो 0.7 से 1.2 ppm पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, पर हमारे यहाँ जयपुर में इससे कहीं ज़्यादा है, तो इसलिए पीले हो जाते हैं। रोकथाम के लिए बच्चों को मैं कहूँगा कि अगर छोटी उम्र से RO का पानी पिलाएं तो फ्लोराइड नहीं जाएगा, तो उनके दांत ठीक रहेंगे। अच्छा। पर हमारे जैसे लोग जो ऑलरेडी भुगभोगी हैं उनके लिए फिर अलग अलग तरह के कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स हैं जिनके मदद से वो सुंदर स्माइल प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है, अगर हम छोटा सा जानना चाहेंगे कोई एक ऐसा ट्रीटमेंट जो दांतों के पीलेपन को दूर करता हो जो आप जनरली अपने मरीजों को रेफर करते हैं? सबसे सरल जो है वो दांतों का लेमिनेशन होता है, जिसको अलग अलग तरह के मटेरियल से हम दांतों को ढक देते हैं। हल्का से उन्हें शेप करके, कुछ सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, लेकिन उन सबका कलर जो है दांतों से मिलता जुलता होता है, तो एक नेचुरल अपीयरेंस आती है। लेमिनेशन जिसको हम आम भाषा में कह सकते हैं, और कॉस्मेटिक वीनियर्स कहते हैं उनको। उनकी मदद से किसी भी इंसान की स्माइल को हम चेंज कर सकते हैं, कलर, साइज, काफी कुछ बदला जा सकता है। लेमिनेशन कराने के बाद क्या मरीज को कुछ प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं उस लेयर को बचाने के लिए या कुछ इस तरह? स्टार्टिंग में हम 2-3 दिन के लिए जरूर कहते हैं कि भाई कत्था मत खाओ या इस तरह की रंगीन चीजें थोड़ी सी अवॉइड करो, लेकिन एक बार 2-3 दिन निकल जाते हैं, जब वो पक्का हो जाता है तो फिर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। अच्छा। हार्ड चीजें भी खा सकते हैं, सामने से काट भी सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड के लिए मना करते हैं क्योंकि उससे घिसते हैं। अच्छा। आप ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कार को आप हाईवे पे चला रहे हैं या क्रॉस कंट्री में चला रहे हैं तो टायर उतनी जल्दी घिसेंगे। बिल्कुल। दांतों का टेढ़ापन जनरली काफी देखा गया, बच्चों में देखा गया, बुजुर्गों में देखा गया। एक तो हम उसका कारण जानना चाहेंगे कि क्या प्रॉब्लम है कि बच्चों में दांतों में टेढ़ापन आ जाता है, और उसका मेरे ख्याल से ट्रीटमेंट भी काफी लंबा चलता है। तो उस समस्या के बारे में हमारे दर्शकों को एक बार तफसील से बताएं। दांतों का टेढ़ापन भी आज के समाज की देन है, क्योंकि पहले के टाइम में जो बुजुर्ग थे हमारे, वो चोकर वाले आटे की रोटी खाते थे या गन्ना खाते थे, तो उससे जबड़े की एक्सरसाइज अच्छे से हो जाती थी। अच्छा। तो जबड़े को जब मजबूत रखना होता था तो दांत भी और जबड़े की मांसपेशियां भी दोनों पूरी तरह से विकसित हुआ करती। आज के टाइम में खाना भी रिफाइन हो गया है और हर चीज सॉफ्ट और रेडीमेड हो गई है। बिल्कुल। तो बच्चों को जोड़ नहीं आता है, तो जबड़े की जो बढ़त होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। अच्छा। तो ऐसे में दांत तो 32 हैं, जगह कम पड़ गई तो वो टेढ़े बेढ़े हो जाते हैं। अच्छा। इसीलिए आज आप देखिए कि 50% बच्चों के प्रॉब्लम देखी जाती है कि कोई ना कोई दांत अपनी जगह से आका बाका हो जाता है, और फिर वो उनको बाद में परेशान भी करता है क्योंकि वहाँ साफ सफाई नहीं हो पाती। इनके लिए वायरिंग या ब्रेसेस का एक ट्रीटमेंट है जो काफी टाइम से चलता आ रहा है। पहले के टाइम में लोहे के ब्रेसेस होते थे तो वो गंदे दिखते थे,
अब सिरेमिक के ब्रेसेस आ गए हैं जो दूर से नजर नहीं आते, थोड़े से एस्थेटिक हो गए हैं, सुंदर हो गए, तो इलाज कराने में पेशेंट को जोर नहीं आता है। बिल्कुल। नई टेक्नोलॉजी इसमें भी आई है कि बिना ब्रेसेस के भी ट्रीटमेंट होता है, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। अच्छा। क्योंकि ब्रेसेस तो हम दांत पे फिक्स कर देते हैं, लेकिन ये जो नई टेक्नोलॉजी है पेशेंट को खुद यूज करनी होती है। अच्छा। तो उसके लिए टाइम थोड़ा ज्यादा चाहिए। अच्छा। बाकी ट्रीटमेंट लंबा जरूर है, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे हो जाते हैं। सर, ये ब्रेसेस लगवाने का ट्रीटमेंट कितना लंबा चलता है और एक सामान्य व्यक्ति को इसमें कितना पैसे खर्च करना पड़ सकते हैं अगर वो उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहे? ड्यूरेशन तो इसकी 7-8 महीने से लेकर के साल 2 साल तक हो सकती है। अच्छा। डिपेंड करता है दांत कितने ज्यादा टेढ़े मेढ़े हैं या उनके बीच में गैप्स या खाइयां हैं। अच्छा। जिनको सिर्फ दांतों को पास में लाके बंद करना है। तो ड्यूरेशन तो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम किस तरह की प्रॉब्लम, और कॉस्टिंग भी मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई एग्जैक्टली कितना अमाउंट लगता है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और उसको हम किस तरह सॉल्व कर रहे हैं, ब्रेसेस कौन से लग रहे हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी में अगर आप दांत के पीछे ब्रेसेस लगवाते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव रहते हैं। अच्छा। दांत के सामने की साइड काम करना आसान है, पीछे की साइड जाके काम करना थोड़ा मुश्किल है। तो उसी हिसाब से आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल। तो दर्शकों, जैसे कि आप डॉक्टर साहब ने बताया कि ये ट्रीटमेंट इतना अच्छा है कि अगर मरीज चाहे तो उसको लंबे समय तक रख सकता है, अपने दांतों की केयर कर सकता है। डॉक्टर साहब, दांतों को लगवाने में या निकलवाने में एक आम जन में काफी डर व्याप्त है कि दांतों के निकलवाने में बड़ी प्रॉब्लम होगी या लगवाने में बड़ा प्रोसेस होता है, उसके बारे में दर्शकों की भ्रांति दूर कीजिए। दांत निकलवाने के लिए लोगों में सबसे ज्यादा डर है कि दांत निकलवाने से आंखों की ज्योति कम हो जाती है, चश्मा नहीं है तो चश्मा लग जाता है, और है तो नंबर बढ़ जाता है। ये एक भ्रांति है, क्योंकि अगर हम दांतों की नसों को देखें तो वो सीधे दिमाग से जबड़े तक जा रही है, उनका आंखों से कोई कनेक्शन ही नहीं है। बिल्कुल। तो अगर किसी को चश्मा नहीं था और दांत निकलवाने के बाद लग गया तो ये किसी और वजह से होगा, लेकिन दांत निकलवाने से वो रिलेट कर लेते हैं उस चीज को, उसको लोग जोड़ देते हैं, जोड़ ये सब चीजें एक साथ एक के बाद एक होती हैं, तो एक चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन। तो लोगों को लगता है कि ये नहीं था, ये हो गया, पहले ऐसा था और वैसा हो गया, तो उसके चलते ये भ्रांति है, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंटिफिकली दांतों का आंखों से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। दांतों की नस अलग है, आंखों की नस अलग है, और दोनों के रास्ते भी अलग अलग हैं। अच्छा। निकलवाने में लोगों को डर लगता है, क्योंकि कई बार सुन करते हैं दांतों को निकालते हुए, तो सुन का असर कम आता है या इन्फेक्शन ज्यादा होता है तो तकलीफ होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो ज्यादा अच्छी दवाइयां आ गई हैं, स्ट्रॉन्गर एनेस्थेटिक आ गए हैं, तो इलाज आराम से हो सकता है, सुन का असर भी अच्छे से होता है, तो वो बात नहीं है। दांत लगवाने की आपने बात कही, तो पहले 2 दांतों को जोड़ करके बीच में जो गैप था उसको बंद कर देते थे, उसको ब्रिज कहा जाता था। अच्छा। अब जो नई चीज आई है, आई तो मतलब काफी टाइम से है, लेकिन पॉपुलर अब हो गई है डेंटल इम्प्लांटेशन। बिल्कुल। जैसे हम दांत निकालते हैं, ये उसका रिवर्स प्रोसीजर है। अच्छा। किसी के दांत नहीं है तो हम दांत फिट कर रहे हैं। अच्छा। इसमें प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। जैसे आपने दांत निकलवाने के लिए सुन किया, यहाँ पे दांत लगवाने के लिए सुन करते हैं। अच्छा। एक छोटा सा चीरा लगता है, और जबड़े की हड्डी में टाइटेनियम के स्क्रू या इम्प्लांट फिट किए जाते हैं। अच्छा। जिन्हें टाइम के साथ हड्डी से जोड़ने के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा। और 3 महीने 6 महीने में जब वो हड्डी से पूरी ग्रिप ले लेते हैं तो उन पे नाप लेकर के हम दांत लगा सकते हैं। अच्छा। नए तरह के कुछ और इम्प्लांट हैं जिनमें हाथों हाथ भी दांत लगते हैं, लेकिन वो सब केस डिपेंडेंट होते हैं कि किस में कैसी रिक्वायरमेंट है, जबड़े की हड्डी कितनी मजबूत है। जो पायरिया के कारण दांत निकले हुए होते हैं, जिनके जबड़े में पायरिया मौजूद होता है, उनके लिए पहले पायरिया का इलाज जरूरी होता है, फिर ये इम्प्लांट का प्रोसीजर होता है। और जिनके किसी एक्सीडेंट की वजह से निकले हैं उनको तो हम वैसे भी लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो अब आज के टाइम में अगर किसी के एक भी दांत नहीं है तो उसको भी हम पूरी बत्ती सी दे सकते हैं, और ऐसी मजबूत बत्ती सी दे सकते हैं कि वो बुढ़ापे में भी अखरोट तोड़ सकता है। क्या बात है। तो ये बताएं सर कि जो अखरोट तोड़ने वाले दांत आप लोगों को दे रहे हैं, उसमें मेटल बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले के लोग सोने और चांदी के दांत भी लगवा लिया करते थे, फिर धीरे धीरे कंटेंट स्पेसिफिक चेंजेस आए। तो आजकल जो मेटल यूज किया जा रहा है दांतों के लिए, जो हम आर्टिफिशियल टीथ की बात कर रहे हैं, उसमें क्या है, और वो कहीं जाके इन्फेक्शन या कुछ और स्थिति पैदा नहीं कर सकता दांत जड़ों? नहीं, पहले सोने चांदी के दांत लगते थे, क्योंकि तब सोना चांदी इतना महंगा नहीं था। लेकिन अब सोने
आप देखिए 30,000 रुपीज़ के आसपास चला जाता है कई बार। तो वो चीज़ हमें मजबूर कर, हम लोगों को नए मटेरियल लाने के लिए उस चीज़ ने हमें मजबूर किया। बिल्कुल। और अब नए अलॉयज़ आ गए हैं। इनफैक्ट अब नए तरह के दांत बनते हैं जो पूरे सिरेमिक के होते हैं, जिसमें मेटल होता ही नहीं है, जिरकोनिया के दांत कहते हैं उनको। वो इतने मजबूत होते हैं कि मतलब कुछ भी आप उनसे खा सकते हैं, कुछ भी आप चबा सकते हैं, लेकिन वो टूटते नहीं हैं। अच्छा। सालों साल चलते हैं। तो जो मैं कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट आपसे कह रहा था 7-8 साल, क्योंकि वो सॉफ्ट मटेरियल है। अच्छा। यही जिरकोनिया कम से कम 15-20 साल चलता है। अच्छा। तो एक बार अगर लग गया तो आसपास के दांत घिस जाएंगे, लेकिन उसको कुछ नहीं होता है। तो ये नया मटेरियल है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आजकल CT स्कैन और MRI स्कैन वगैरह होते हैं, उसमें मेटल फिलिंग सब हटवानी पड़ती हैं। अच्छा। लेकिन ये जिरकोनिया जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इसको हटाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर साहब, जनरली देखा गया है कि जब दांत का दर्द होता है तो उसके आसपास के जो एरिया है, चाहे वो आंखें हो या गाल हो या इवन स्पाइनल कॉर्ड तक, उस दर्द को महसूस किया जा सकता है। इसका क्या रीजन है? हमारे दांतों में जो नस जा रही है वो स्टार्ट होती है दिमाग से, सिर से, और अलग अलग हिस्सों में बढ़ती हुई दांत तक पहुंचती है। किसी दांत में जब दर्द होता है और वो इन्फेक्शन दांत की नस तक पहुंच जाता है तो वो रिवर्स चलना शुरू कर देता है, और रिवर्स चलने में जहां जहां वो नस फैल रही है वहां तक दर्द पहुंचता है। अच्छा। नीचे के दांत में दर्द शुरू होता है तो किसी को कनपट्टी तक लगता है, किसी को आंखों तक लगता है, किसी को लगता है कि पूरा सिर, आधा सीसी का सिर दर्द जो कहते हैं वो होने लग गया है। तो ऐसे में मेरे पास कई रेफर पेशेंट भी आते हैं जिनको दर्द हो रहा है सिर में, लेकिन काफी टाइम से, और कोई समझ नहीं पाता है क्यों हो रहा है। और जब हम उनका चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि ये डेंटल पेन है। अच्छा। अभी हाल में ही जोधपुर से एक पेशेंट आई थी, तो उसके साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि दर्द उसका दांत में था और फैल पूरे सिर में और जबड़े में था, लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि एग्जैक्ट रीजन क्या है। अच्छा। तो दांतों का दर्द बड़ा टिपिकल है और दांत की नस के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। आजकल इस फास्ट लाइफ में लोग जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, शायद समय की कमी के कारण, लापरवाही के कारण भी वो दांतों की उतनी अच्छी सफाई नहीं कर पा रहे हैं जितना कि एक डेंटिस्ट उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, या जनरली भी करना चाहिए। उस वजह से मसूड़ों में और दांतों में झंझनाहट की एक प्रॉब्लम काफी देखी जा रही है आजकल, यूथ में भी, बच्चों में भी और ओल्ड एज में। क्या रीजन है इसका झंझनाहट का? आज का टाइम फास्ट टाइम है। बिल्कुल। समय किसी के पास है नहीं, काम सभी करने हैं और भाग दौड़ बढ़ गई है। बिल्कुल। और साथ में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी है लोगों में, तो अल्टीमेटली सारा गुस्सा, सारा फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलता है? दांतों पे निकलता है। जल्दी जल्दी ब्रश करते हैं, रगड़ डालते हैं, फिर टीवी पे ऐड आते हैं स्पार्कलिंग स्माइल के, लेकिन कोई गाइड करने वाला नहीं, वो स्पार्कलिंग स्माइल कैसे आए। और अलग अलग तरह के पेस्ट मार्केट में है, कोई क्या यूज करता है, कोई क्या करता है। तो ऐसे में सही तरह से ब्रश नहीं करने से, ज्यादा जोर से रगड़ने से मसूड़े के पास से दांत कट जाते हैं। अच्छा। और इसी के चलते फिर जब ये जंक फूड खा के मसूड़े थोड़े फूल जाते हैं, क्योंकि सफाई नहीं हो रही है, तो वो फूलने से वो जो कटा हुआ हिस्सा है वो बाहर आ जाता है और फिर वहां पे झंझनाहट शुरू हो जाती है। तो ऐसे में फिर लोगों को लगता है आइसक्रीम खाने में भी झंझनाहट हो रही है, कोल्ड ड्रिंक पीने में भी दर्द हो रहा है। बिल्कुल। फिर वो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। बिल्कुल। तो उससे बचा किस तरह जा सकता है? अगर किसी को ऐसा लगता है कि मीठा खाते ही मेरे किसी दांत में टीस लग रही है, हाँ, इसका मतलब दांत कहीं से डैमेज हो गया है। अच्छा। ठंडा पीने पे अगर जबड़े में कहीं भी टेस्ट लग रही है, इसका मतलब कहीं या तो इन्फेक्शन शुरू हो रहा है या दांत कटने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में उसको बजाय किसी पेस्ट के या किसी और चीज के झंझनाहट रोकने के लिए एक बार चेकअप करा लेना चाहिए, तो उससे पता चल जाए कि भाई कैविटीज की वजह से है या किसी और रीजन से है, तो उसका सही इलाज हो सकता है। ये जो पेस्ट मार्केट में आ रहे हैं सेंसिटिविटी के, ये खास तौर से बनाए उन जगहों के लिए थे जहाँ पे डेंटिस्ट नहीं पहुंच पा रहे थे या जहाँ पे लोगों को इलाज के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। तो ऐसे लोगों में भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, इसलिए सरकार ने और कंपनियों ने ये पेस्ट बनाए। लेकिन जो आदमी शहर में रहता है उसे तो प्राइमरी अप्रोच ही डेंटिस्ट को करनी चाहिए, क्योंकि एक बार आपको पता चल जाए कि प्रॉब्लम क्या है, फिर आप सॉल्यूशन अपने हिसाब से करवा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आजकल ये देखा जा रहा है कि दांतों में क्लीनिंग का एक चलन कहें या रिक्वायरमेंट कहें बढ़ रही है। क्लीनिंग का प्रोसेस क्या है, एक बार हमारे दर्शकों को तफसील से बताएं, और उसके बाद प्रिकॉशंस क्या करनी पड़ती है? जैसा
हम लोगों ने शुरू में बात की पायरिया की। खाना हम दिन में 2 बार 3 बार 4 बार खाते हैं और धीरे धीरे वो जमता चला जाता है, मसूड़े के पास खास तौर से। कई लोग कहते हैं कि मेरे दांत बिल्कुल साफ हैं, चमकदार हैं, लेकिन जब हम उनको अंदर की तरफ से दिखाते हैं, जो चीज़ कांच में नहीं दिख रही है, तो उन्हें पता चलता है कि दांत गंदे हैं, और यही पायरिया होता है। क्लीनिंग की जो प्रोसेस है उसमें अल्ट्रासोनिक मशीन से हल्के हल्के वाइब्रेशंस दे करके वो कचरा सारा हटाया जाता है, मसूड़ों को साफ किया जाता है। तो उससे पायरिया भी खत्म होता है, झंझनाहट जो है वो भी कम होती है और मसूड़े मजबूत होते हैं। ये भ्रांति है कि क्लीनिंग कराने से मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप साल में एक बार रेगुलर क्लीनिंग करा रहे हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम ड्राई क्लीनिंग के लिए सूट एक बार सर्दियों के बाद देते हैं। पर अगर हम गंदे दांत रखेंगे तो कंटिन्यूअसली पायरिया बढ़ता जाएगा, और जिस भी दिन किसी भी कारण से आप इलाज कराते हैं तो फिर वो डैमेजेस नजर आते हैं। आम जन में भ्रांति बिल्कुल इसके उलट है कि अगर हमने क्लीनिंग करवाई तो उससे दांतों में गैप बढ़ जाएगा और दांतों का हिलना भी शुरू हो जाएगा। हमारा सिस्टम हमेशा से इस तरह रहा है कि पहला फोकस जानलेवा समस्याओं के ऊपर रहा है, सेकेंडरी फोकस उससे कम, थर्ड फोकस उससे कम, और डेंटल सेगमेंट जो है सबसे लास्ट में है। उसी तरह से सोसाइटी में भी यह चलन है कि सबसे पहले आदमी दिल की बीमारी को लेकर चलता है या दिमाग की बीमारी को लेकर चलता है। तो क्लीनिंग, चूंकि आजकल का खाना रेडीमेड है, प्रोसेस्ड है, क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट हर इंसान को है, साल में एक बार कंपलसरी है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जनता वह नहीं कराती है। अच्छा, जब भी वो कराते हैं 4 साल 5 साल 10 साल में, तो पायरिया की वजह से जो डैमेजेस हैं वो नजर आते हैं। तो लोगों को लगता है कि पहले गैप नहीं थे, अब हो गए हैं, पहले खाना नहीं फंसता था, अब फंसने लगा है। लेकिन ये एक्चुअली रियलिटी है कि जो पायरिया ने डैमेज किया है वह नजर आता है। डॉक्टर साहब, जाते जाते हमारे दर्शकों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जिससे कि वह अपने दांतों को सुरक्षित रख सकें और बीमारियों से बचें? कुछ सुझाव, कुछ ऐसी चीजें जो हमारे दर्शकों के लिए काफी उपयोगी हो। दर्शकों को मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि एक तो रेगुलरली ब्रश करें, सुबह और रात को, खाना खाने के बाद तो ज़रूर से रात को, क्योंकि रात भर 7-8 घंटे हम सोते हैं, तो उस दौरान मुंह में कुछ भी पड़ा रहे अगर गंदा, तो धीरे धीरे, मतलब खाना ही अगर पड़ा रहे तो धीरे धीरे वो सड़ने लगता है, पायरिया होने लगता है। तो रात का ब्रश बहुत ज़रूरी है। सुबह उठ के ब्रश तो हम करते ही हैं, और लोगों को लगता है कि डेंटिस्ट के यहाँ जाएंगे तो बिल बन जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप बच्चों को शुरू से भेजते रहेंगे तो छोटी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बड़ी चीज़ों में खर्चे ज़्यादा होते हैं, आप समझ सकते हैं। तो रेगुलर चेकअप आज के टाइम में एक कंपलसरी आइटम है। यह सोसाइटी की देन समझ लीजिए कि बिना रेगुलर चेकअप्स के आज कोई इंसान पूरी तरह हेल्थ नहीं मेंटेन कर सकता। एक एज के बाद रेगुलर हेल्थ चेकअप कंपलसरी हो ही जाते हैं, क्योंकि आप हेल्थ पॉलिसीज वगैरह देखते हैं, तो रेगुलर जब फुल बॉडी चेकअप होता है तो वाई नॉट डेंटल चेकअप। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ मौजूद डॉक्टर अमित पाटुदिया जी, जिन्होंने बताया दांतों के संबंधित बीमारियों के बारे में और उनके समाधान के बारे में। अगले एपिसोड में आपका यह होस्ट और दोस्त फिरोज खान एक बार पुनः उपस्थित होगा एक विशेषज्ञ के साथ, किसी बीमारी के समाधान के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।